मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर। ये अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक्ट पढ़े हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट हो या काउंसिल एक्ट हो, उनमें एक तो ये 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे ये आप यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस देते हैं या स्टेट पीएससी के आप प्रीलिम्स या मेंस देते हैं, हर जगह इस टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हमने इस टॉपिक को उसी हिसाब से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आप इसकी पूरी परिस्थिति को समझ सकें। पहले तो इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें एक बड़ा चेंज हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, उसको समझेंगे। इसके अलावा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चेंज हुआ था उसको समझेंगे, और फिर देखेंगे कि इस एक्ट के लाए जाने का क्या इंपैक्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा। तो सबसे पहले जाते हैं बैकग्राउंड में, आखिर उस समय की परिस्थिति क्या थी जिस कारण से इस एक्ट को लाना जरूरी था, या इस एक्ट को कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है भारतीयों पर बनाना जरूरी था। तो पहली चीज तो देखिए ये था कि उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी, यानी ब्रिटेन जो था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत में जो दो कम्युनिटीज थे, दो तरह के लोग थे। कुछ वो लोग जो ये चाहते थे कि वर्तमान में ब्रिटिश सरकार की मदद की जाए इस संकट के समय में, जिससे कि बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ब्रिटिश सरकार हमें क्या करेंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे, या स्वशासन जो हमारी डिमांड है जो सेल्फ गवर्नेंस की, वो पूरी कर दी जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे या जो ये सोचते थे कि नहीं, ब्रिटिश सरकार ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। उनका ये था कि अभी हमारे आंदोलन को तेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए, जिससे कि हमें हमारी जो मांगे हैं, जो सेल्फ गवर्नेंस की मांग है, उसे पूरी की जा सके। तो उन्हीं परिस्थितियों में ये सब घटनाएं घट रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी। इसके अलावा देखिए 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और इस पैक्ट में ये था कि इस पैक्ट में ये निकल के आया कि अब कांग्रेस भी ये मानने लगी थी कि हम कहीं ना कहीं जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन की मांग है वो ठीक है, बिना जो मांग थी इनकी, जो मुस्लिम लीग की, जिसका शुरू में विरोध किया था कांग्रेस ने, उस मांग को दबे स्वर में स्वीकार कर लिया गया। मान लिया गया कि हाँ ठीक है, मुस्लिम लीग की मांग है, कम से कम ये है कि इस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो जाएगा, और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच जो एक भेदभाव है जो ब्रिटिश सरकार ने पैदा किया वो कम हो जाएगा, और इससे हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसको गति मिलेगी। और ये गांधी जी का भी दौर शुरू हो चुका था। आप जानते ही हैं कि अफ्रीका से गांधी जी जो हैं वो 1915 में भारत में आ चुके थे, और शुरुआत हो चुकी थी उनके कुछ मूवमेंट की। तो आपने देखा यहाँ पर, ये मैंने लिखा भी है कि इस समय में एक मूवमेंट भी उन्होंने चलाया था 1917 में, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और देखिए एक खेरा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में। ये मूवमेंट ज्यादातर फार्मर्स से रिलेटेड थे, किसानों से संबंधित थे। तो इसका इंपैक्ट भी ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा था। तो किसानों का आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक, इन लोगों ने क्या शुरू किया हुआ था, तो इन लोगों ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया हुआ था, गृह शासन की मांग की थी। इन्होंने भी भारत में ये मांग की थी कि हम ब्रिटिश सरकार के भीतर रहते ही हमें जो है सेल्फ रूल, यानी हमें खुद का शासन चलाने का जो है हमें अधिकार होना चाहिए। तो ये लोकमान्य तिलक महोदय और एनी बिसेंट ने ये मांग शुरू कर दी थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया है, किसानों का विद्रोह शुरू हो गया है, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता भी हो चुका है, और उस समझौते में एक दबे स्वर में ही सही, लेकिन जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन की मांग थी वो भी लगभग मान ली गई है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति थी वो ऑलरेडी चली रही थी। और इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट की परिस्थितियां थी
वो भी निर्मित हो चुकी हैं। जिसके बाद फिर गांधी जी ने जो शुरू किया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस दौर में इस पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में जो डिमांड्स थे लोगों के, चाहे वो मॉडरेट्स हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, इनके डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत एक्ट पारित किया, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे। तो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, एक प्रस्ताव बनाया, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट पारित हुआ उसका नाम हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो एक तो यही क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे। तो इस तरह से ये जो है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो पहली बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से संबंधित। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जो प्रांतीय राज्य थे, यानी ब्रिटिश सरकार के दौरान जो प्रांतीय राज्य थे, देखिए उसमें क्या क्या बदलाव किए। एक बड़ा बदलाव आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा हिस्ट्री में, द्वैध शासन यानी कि डायरकी। डायरकी में दो तरह के अधिकारी होते थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कहलाते थे और एक मिनिस्टर्स होते थे। मिनिस्टर्स जो होते थे इलेक्टेड होते थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो होते थे ये एक्चुअली यानी कि जो गवर्नर होते थे प्रांत के, उनके साथ ये काम करते थे, यानी ये एग्जीक्यूटिव होते थे और ये मिनिस्टर्स होते थे। तो पहली चीज तो डायरकी। तो डायरकी मतलब क्या हुआ? द्वैध शासन। डायरकी मतलब द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि शासन का जो अधिकार था वो दो भागों में बांट दिया गया, एक काउंसिलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, और दूसरा मिनिस्टर्स। और देखिए क्या होता है, अब ये गवर्नर जो थे ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस थे। ये क्या थे कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, यानी पूरे प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव हेड होते थे। जैसे वर्तमान में भी आप देखेंगे तो जो प्रांत के यानी कि हमारे राज्यों के जो प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ऐसे ही उस समय ये व्यवस्था 1919 के इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस जो है वो गवर्नर होंगे। तो ये उस समय की व्यवस्था थी, इसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए अब क्या होता है, अब ये चूंकि अब शासन को चलाना है तो सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया गया। कुछ सब्जेक्ट होते थे जो रिजर्व कहलाते थे और कुछ होते थे ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के द्वारा चलाए जाते थे, गवर्नर के द्वारा और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के द्वारा चलाए जाते थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उनको चलाने के लिए गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स मिलकर उस पर काम करते थे। तो मेनली काम होता था एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स का, यानी कि वो सारे काम जो महत्वपूर्ण होते थे वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत रखे गए थे। तो आगे हमने ये बताया भी है कि देखिए मेनली, वैसे तो बहुत सारे काम थे, लेकिन मेनली देखिए लॉ एंड ऑर्डर देखना हुआ, या इरिगेशन सिंचाई का काम हुआ, फाइनेंस यानी वित्त का काम हुआ, लैंड और रेवेन्यू, ये जो लैंड रेवेन्यू जो था यानी कि जो लगान वगैरह वसूली का काम हुआ, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व जिसको बोलते हैं, ये सारे काम जो थे ये रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत आते थे। तो फिर ये सारे काम कौन देखते थे? These works were looked after by the executive councillors. So reserve subject, executive councillors and governors. और फिर आते हैं मिनिस्टर्स। ये क्या काम देखते थे?
देखिए एजुकेशन का काम, स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट का काम, हेल्थ का काम, एक्साइज जो होता था उसका काम, इंडस्ट्री, उद्योगों से संबंधित काम, और पब्लिक वर्क से रिलेटेड काम, यानी कि सार्वजनिक जो कार्य होते थे, सार्वजनिक कार्य, विकास से संबंधित कार्य, वो जो थे मिनिस्टर्स के जिम्मे होते थे। अब ये जो एजुकेशन का काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन हो गया, हेल्थ का काम हो गया, स्वास्थ्य संबंधित काम, एक्साइज का काम हो गया, यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह होती थी उसमें जो उत्पादन वगैरह होता था उससे रिलेटेड, और पब्लिक वर्क्स यानी कि डेवलपमेंट रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते थे, ये सारे काम मिनिस्टर्स के जिम्मे होते थे। अब आप देखिए जो डायरकी थी उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंपॉर्टेंट काम होते थे, यानी जो इनकम वाला काम होता था, जैसे लैंड रेवेन्यू इनकम वाला काम हुआ, फिर ये जो इरिगेशन जो है ये इनकम वाला काम हुआ क्योंकि इस पे कुछ टैक्सेस मिलते थे, फाइनेंस जो टैक्स लगाया जाता था जो उसकी वसूली होती थी ये इनकम वाला काम हुआ। ये सारे काम थे रिजर्व सब्जेक्ट में और इस पर नियंत्रण होता था गवर्नर का और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का। लेकिन जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम था, जो विकास का काम होता था, जिसके लिए पैसों की जरूरत होती थी, वो सारा काम जो था वो इलेक्टेड जो हमारे मिनिस्टर्स होते थे, जो प्रांतीय जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर होता था उसमें जो चुन कर के आते थे मिनिस्टर्स, उनके जिम्मे ये काम आ गया। तो काम सही ढंग से हो ही नहीं पाता था। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, 1935 का जब एक्ट देखेंगे वहां बात करेंगे। लेकिन देखिए ये एक बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है कि जो टैक्स कलेक्ट करना हो या पैसे का कलेक्शन करना हो तो रिजर्व सब्जेक्ट में चला गया, और डेवलपमेंट का काम करना हो तो इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास चला गया। तो जनता तो ये देखती थी ना, पब्लिक, कि भाई ये जो मिनिस्टर है हम हमारे बीच से ही चुन के गए और काम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो दोषारोपण यानी जो ब्लेम्स होते थे वो इन मिनिस्टर्स के ऊपर आ जाते थे। तो इसीलिए कई बार परिस्थितियां जो हैं बहुत गंभीर हो जाती थी। और क्या परिस्थिति बनती है, देखिए, मिनिस्टर्स वेर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। अब ये मिनिस्टर्स कौन होते थे? तो स्टेट प्रोविंसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, स्टेट प्रोविंस में जो इलेक्शन होते थे, जितने भी हर प्रांत में नंबर्स अलग अलग होते थे, पिछले एक्ट में पढ़ा भी हम लोगों ने। तो अलग अलग एक्ट जो अलग अलग जो प्रोविंसेस में जो नंबर्स जो इलेक्ट किए जाते थे, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से कुछ लोग जो है मिनिस्टर्स का काम यानी मिनिस्टर बना दिए जाते थे। और वो जो मिनिस्टर होते थे वो रेस्पॉन्सिबल होते थे किसके प्रति? उस लेजिस्लेचर के प्रति। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होते थे वो किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। तो यही चीज हमने बताया यहां पर कि मिनिस्टर्स वेर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल होते थे, उनको जवाब देना पड़ता था कि क्या क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेकिन जिसके पास टैक्स वसूलने का काम हो, जिसके पास पैसा कलेक्ट करने का काम हो, वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ चेंज भी हुआ था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज एक तो बढ़ गया था, उसमें ज्यादा मेंबर्स सेलेक्ट यानी कि इलेक्ट किए जाने लगे थे, और उनमें से भी लगभग 70% मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे, यानी कि उनका निर्वाचन किया जाता था। तो ये बदलाव जो है प्रोविंशियल यानी प्रांतीय क्षेत्रों में, प्रोविंसेस में, ये बड़े बदलाव के रूप में आ रहे थे। फिर और देखिए, अच्छा, जो चुनाव होते थे उसमें क्या करते थे? तो दो तरह से लोग आते थे, कुछ कॉम्युनल होते थे और कुछ क्लास इलेक्टोरेट्स होते थे। यानी कॉम्युनल यानी कि कुछ संप्रदाय के आधार पर तो मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती थी, कोई बाद में थोड़े से सिखों के लिए भी रिजर्व कर दिया गया। कुछ क्लासेस भी होते थे। क्लासेस मतलब क्या हुआ? कुछ लैंडलॉर्ड भी रहेंगे, कुछ ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन भी रहेंगे,
तो इस तरह से लोग चुन करके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहुंचते थे और फिर वहां पर उनमें से ही कुछ लोग जो है वो मिनिस्टर्स बन जाते थे और उनके जिम्मे ये जो मैंने काम बताया, ये काम उनको हेल्थ का, एजुकेशन का, पब्लिक वर्क्स का काम दे दिया जाता था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते थे वो सीधे सीधे गवर्नर से जुड़े होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। जो मिनिस्टर्स होते थे वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। सम वोमेन कुड ऑल्सो वोट। अच्छा, इसमें एक बड़ा बदलाव आया कि महिलाओं को भी, कुछ महिलाओं को, सबको नहीं, कुछ महिलाओं को इसमें वोट का भी अधिकार मिला। ये एक बड़ा बदलाव है। आगे जब पूरा एक्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको, जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक में या असेसमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे ये एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय, क्योंकि पहली बार भारतीयों को समझ में आया कि इलेक्शन क्या होता है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें दायरा बढ़ गया था, वोट डालने का दायरा बढ़ गया था। वैसे उन्होंने कंडीशन रही, वो कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। वो वोट डालने का दायरा बहुत सीमित था कि टैक्स देंगे, जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो वोट डालेंगे, जो लैंड रेवेन्यू देंगे वो वोट डालेंगे, जो एक पर्टिकुलर सीमा जिनके पास संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो वोट देंगे। उनमें ही कुछ महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। तो चाहे शुरुआत ही हुई, लेकिन एक शुरुआत तो हुई, दिस वाज द बिगनिंग टू वोटिंग, सम वुमेन्स कुड आल्सो वोट। तो ये एक अचीवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर। गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल भी बनाना हो और वो लेजिस्लेचर ने उसे पास भी कर दिया, लेकिन अंतिम रूप से उसे पास कौन करेंगे? गवर्नर ही पास करेंगे। और he had veto power and could issue ordinances। वीटो पावर मतलब क्या हो गया? वो किसी भी, अगर लेजिस्लेचर ने पारित कर दिया और उनका मन नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो वीटो पावर से उसे रोक सकते थे, उसे पारित होने से, पास होने से रोक सकते थे। साथ ही साथ अगर उनकी इच्छा हो कि कोई कानून हमें बनाना है, कोई लॉ बनाना है जो जरूरी है, तो लेजिस्लेचर को पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डिनेंस बना सकते थे। तो ऑर्डिनेंस पास करने का, और साथ ही साथ जो गवर्नर्स जो है उनको पावर दिया गया था कि वो किसी भी बिल को जो है रोक सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये गवर्नर कुल मिलाकर के बहुत पावरफुल थे। गवर्नर के साथ जुड़े एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स पावरफुल थे, और यही कारण था कि बाद में, कुछ सालों के बाद, ये टकराव जो है बढ़ता चला गया। वैसे शुरू में इन परिस्थितियों, जो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थिति थी, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो शुरुआत में ये लगा भारतीयों को कि चलो, जहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जहां पर इलेक्ट नहीं होते थे लोग, अब कम से कम इस बहाने इलेक्शन होने लगे, लोग उसमें से कुछ चुने जाने लगे प्रोविंसेस में। तो एक बदलाव तो आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता, उन्हें समझ में आ गया कि पावर्स तो कुछ है ही नहीं, पावर्स तो गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के पास है, और वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस तरह से प्रोविंशियल सेक्टर में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बदलाव आए, और उनमें कुछ पॉजिटिव थे और कुछ कमियां भी थी। लेकिन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बदलाव आए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए यहां पर भी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी वाज द गवर्नर जनरल। पहली बात तो ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे प्रोविंस में गवर्नर थे, वैसे ही जो सेंट्रल लेवल पर जो सबसे प्रमुख थे वो गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल तो बोलते ही नहीं थे, क्या थे वो? वायसराय। तो आप इसे वायसराय समझिए, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो सेंट्रल लेवल पे प्रमुख हो गए गवर्नर जनरल या वायसराय। दूसरी बात, टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दो सूची बनाई गई। पहली सूची सेंट्रल और दूसरी प्रोविंशियल। सेंट्रल लिस्ट पर काम करने का काम किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय का। और स्टेट प्रोविंशियल सूची पर काम करने का काम किसका था? प्रोविंसेस का। वो जो प्रोविंसेस में जो काम करने वाले विषय थे वो दो भागों में बढ़ गए थे बाद में। कौन कौन से? रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के पास होते थे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे वो मिनिस्टर्स के पास थे। ट्रांसफर्ड थे वो स्थानांतरित थे, उन्होंने कुछ पावर, गवर्नर, जो गवर्नर होते थे प्रोविंसेस के, उन्होंने कुछ पावर दे दिए थे, इसीलिए नाम हो गया
ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की दो सूचियां बनाई गई, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब क्या होता है, आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसराय काउंसिल 3 वेयर टू बी इंडियन मेंबर्स। हाँ, ये भी एक बड़ा चेंज आया था कि वाइसराय की जो काउंसिल में कुल 6 मेंबर होते थे, उन 6 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो भारतीय होंगे ही होंगे। ये एक बदलाव जो है आया, और इससे भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ये प्रयास किया गया कि भाई देखिए, वाइसराय की काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर हैं, यानी कि वाइसराय कोई भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को लेने में आपके जो इंडियंस लोग हैं वो उनको एडवाइस करते हैं, वो जो कहते हैं उनकी बात जो है सुनी जाती है। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, इंडियंस को प्रॉब्लम क्या है? बहुत बढ़िया तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और इंडियंस की भागीदारी भी हो रही है। तो ये एक चेंज आया। गवर्नर जनरल कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, वो किसी भी बिल को सर्टिफाई कर सकते थे दैट वर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर के माध्यम से कोई बिल पारित भी हो गया है, नहीं भी पारित हुआ है, तो उस बिल को सर्टिफाई कर सकते थे वो। ही कुड ऑल्सो सर्टिफाई बिल्स दैट वेयर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब देखिए, यहां पर ये बात समझने की जरूरत है कि कहने के लिए तो यहां पर उन्होंने बना दिया कि दो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके बारे में मैं बताता हूं अभी आपको। लेजिस्लेटिव असेंबली जो बेसिकली जो हमारी लोकसभा है, उस लोकसभा का ही ये पुराना जो स्वरूप है, द ओल्ड फॉर्म ऑफ आवर लोकसभा। और दूसरा देखिए, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट आप देख रहे हैं, ये हमारी राज्यसभा का पुराना रूप है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि ये जो गवर्नर जनरल थे, एक तो ऑर्डिनेंस जारी करने का इनको अधिकार था, यहां गवर्नर जनरल से मतलब वाइसराय, इनको गवर्नर जनरल को, वाइसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार था। दूसरी तरफ अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने, यानी केंद्रीय विधायिका ने कोई बिल को रिजेक्ट भी कर दिया है, तो भी ये क्या कर सकते हैं, उस बिल को सर्टिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं कि हमारा ये जो बिल है ये सही है और पास हुआ है। गवर्नर जनरल जो हैं, यानी वाइसराय जो हैं, ये अत्यधिक पावरफुल सेंट्रल लेवल पर भी रखे गए और प्रोविंशियल लेवल पर भी रखे गए। अब यहां पर समझने की जरूरत यह है कि जो लेजिस्लेचर था वो कैसे बना। तो आपने स्टेट लेवल पर देख ही लिया, अब सेंट्रल लेवल पे देखिए। लेजिस्लेचर बहुत सिस्टमेटिक किया इन्होंने, बाइकैमरल, 2 सदन यानी 2 हाउसेज। एक था लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये 4 रनर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट द 4 रनर ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो पुराना नाम है ये काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा का पुराना रूप या पुराना नाम जो है ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 2 चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर इसका इंपैक्ट जब आप लिखेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें क्या था, इसमें 2 तरह के लोग होते थे। 41 इसमें नॉमिनेटेड होते थे और 104 इलेक्टेड होते थे। 41 नॉमिनेटेड एंड 10 इलेक्टेड। और ये जो मेंबर्स होते थे इनका टेन्योर होता था 3 इयर्स का, 3 साल का। क्लियर हो गई बात? 41 नॉमिनेटेड यानी नामित, 104 इलेक्टेड यानी कि चुने हुए, 104 इलेक्टेड, 41 नॉमिनेटेड एंड देयर टेन्योर वाज 3 इयर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, या यूं कहें कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोकसभा एट प्रेजेंट टाइम, यानी आज की जो लोकसभा है उसी का पुराना रूप है, यानी 4 रनर ऑफ द लोकसभा। और कितने मेंबर हो गए? 145। लेकिन इसमें जो 41 होते थे, 41 जो नॉमिनेटेड होते थे, उसमें 26 ऑफिशियल होते थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके होते थे, उनका अनुभव जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का होता था। और 15 जो होते थे वो नॉन ऑफिशियल होते थे, मतलब वो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते थे, वो लैंडलॉर्ड हो सकते थे या किसी और क्षेत्र में काम करते थे, वो अलग से
नॉमिनेट किए जाते थे। तो इस तरीके से टोटल 41 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे। किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल और द वायसराय, यानी गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। अब आप सोचेंगे ये जो इलेक्टेड होते थे उनके बारे में भी थोड़ा पता चल जाए, तो ये भी मैंने कोशिश की है बताने की। इसमें से 52 जो होते थे 52 ये जनरल होते थे, मतलब जनरल मतलब किसी भी कम्युनिटी से हो सकते थे। 30 जो होते थे ये मुस्लिम थे। देखिए मैंने बताया था आपको कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही शुरू हो गया था। तो 30 जो सीटें होती थी ये रिजर्व होती थी, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से भरा जाता था 30। 9 जो होते थे ये यूरोपियंस जो है इलेक्ट किए जाते थे। 7 जो होते थे ये क्लास रिप्रेजेंटेशन था, यानी लैंड लॉर्ड, ये कम्युनल आधार पर नहीं होता था, ये क्लास रिप्रेजेंटेशन था। 4 जो होते थे ये जो है ये रिप्रेजेंटेड फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी, यानी किसी भी जहां से भी उनको लगता था कि ये कम यहां से रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर, वहां से इस तरह के मेंबर चुन लिए जाते थे। तो 4 ऐसे होते थे। और देखिए यहां पर एक और कम्युनिटी को यहां पर बढ़ा दिया गया था, 2 सिखों को भी यहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां पर जो है भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो पहले मुस्लिम और यहां पर सिख, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक तरह से जो उस समय की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, ये दबे स्वर में मुस्लिम लीग तो मांग ही रही थी और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया एक और तोड़-फोड़ करने का। तो सिखों को भी यहां पर क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन मिला। तो इस तरह से ये 104 जो हैं ये इलेक्टेड किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में भी मालूम पड़ जाए, तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि वर्तमान का जो राज्यसभा है अपर हाउस है, वही पुराना जो है काउंसिल ऑफ स्टेट है। इसकी सीटें हैं 60, इसकी सीटें हैं 60। इट हैज 60 जो है इसमें सीटें रखी गई थी। इसमें से 27 जो है ये नॉमिनेटेड हैं, 27 नॉमिनेटेड एंड 33 इलेक्टेड। 27 नॉमिनेटेड और 33 जो है इसमें इलेक्टेड हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्टेड हैं उनको देखिए कैसे आते हैं। पहले तो ये नॉमिनेटेड, तो इसमें 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल थे। 27 जो नॉमिनेटेड मेंबर थे इसमें 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल थे। और जो 33 इलेक्टेड थे उसमें 16 थे जनरल, 11 थे मुस्लिम, 3 जो थे वो यूरोपियन, 1 जो है वो सिख थे और 2 जो है वो इंडियन क्रिश्चियंस को भी मौका दिया जाता था। तो इस तरह से भारत में ये एक बड़ा चेंज आ रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, यानी केंद्रीय प्रशासन में 2 बड़े बदलाव आए। एक बड़ा बदलाव प्रोविंशियल लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बड़े बदलाव आए उसमें एक बड़ा बदलाव तो ये था कि बाइकैमरलिज्म जो है इसमें डेवलप हुआ, और दूसरा बदलाव ये था कि जो बदलाव किए गए उन बदलावों में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात की गई। हमने अभी तक देखा कि सेंट्रल लेवल पर 2 चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस में एक बड़ा चेंज ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स का निर्माण किया गया। उसमें किस तरह से लोगों का चयन किया जाता था वो भी हमने बताया कि 2 तरह के लोग होते थे। जैसे अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो 41 नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड, यानी टोटल 145 सीट्स होती थी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मिला करके। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होते थे उनमें 60 मेंबर्स होते थे और इनमें से 27 जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे और 33 जो थे वो इलेक्टेड होते थे। अब ये देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए अब ये यहां पर क्या हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया। सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म और प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, अब जो लेजिस्लेटर्स है, लेजिस्लेटर्स कुड आस्क क्वेश्चंस एंड आल्सो वोट ए पार्ट ऑफ द बजट। अभी तक क्या था कि बजट पर बहस करने, बातचीत करने
करने का तो राइट था, लेकिन बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं था। यहां पर एक बड़ा चेंज आता है कि बजट का 25% जो एरिया है वो वोटेबल हो जाता है। यानी कि एक बड़ा चेंज आता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, खासकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जब बजट रखा जाने लगा तो उसका 25% पार्ट जो है उस पर डिस्कस किया जा, उस पर वोट भी किया जा सकता था। डिस्कस तो पूरे पर हो सकते थे, लेकिन उस पर वोटिंग राइट जो है ये भी हो गया। तो इस तरीके से 25% एरिया ऑफ द बजट वाज वोटेबल एंड द रेस्ट वाज नॉन वोटेबल। तो ये चीज भी एक बड़ा बदलाव के रूप में 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें देखा जा सकता है। अब ये जो बिल पास होते थे, अगर उनको देखेंगे तो ये था कि कोई भी बिल अगर कानून बनता है, इफ एनी बिल बिकम्स द लॉ देन इट शुड बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज। तो इसे दोनों हाउस में पास होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी। मतलब आज भी जैसे होता है उसी तरह की परिस्थिति उस समय में पहली बार निर्मित हुई, यानी फर्स्ट टाइम इट वाज डेवलप्ड, इफ एनी बिल इज पास्ड देन इट शुड बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज। और उतना ही नहीं, लेकिन यहां पर एक पावर भी इनको दिया गया था, गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर था कि अगर दोनों हाउसेज में बिल पास हो गया तो गवर्नर जनरल का एसेंट, यानी गवर्नर जनरल का जो कंसेंट होता था, उनका जो अप्रूवल होता था वो मस्ट होता था, बहुत जरूरी होता था। तो इसीलिए हमने आगे के पॉइंट में बताया है कि गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय एसेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिल टू बिकम लॉ इवन इफ बोथ हाउसेज हैव पास्ड इट। अगर दोनों हाउसेज ने इसे पारित भी कर दिया है तो भी ये जरूरी था कि गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय का एसेंट होना ही चाहिए। अगर वाइसराय का एसेंट नहीं है तो वो दोनों हाउसेज के पास होने के बावजूद भी वो कानून नहीं बन पाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल का पावर अभी भी अनलिमिटेड है, वाइसराय का पावर अभी भी अनलिमिटेड है, यानी कि टू मच पावर इज गिवन टू द गवर्नर जनरल और द वाइसराय। तो अगर इनको ये लगता है, गवर्नर जनरल यानी वाइसराय को ये लगता है कि भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट ने किसी एक्ट को पारित कर दिया है, लेकिन वो जो कानून है वो देश में पीस के लिए यानी शांति के लिए, पीस के लिए वो ठीक नहीं है, अनरेस्ट हो सकता है, तो गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय उस पर अपना एसेंट नहीं देंगे और वो कानून पारित नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट बन गया, सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म आ गया, लेकिन गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय के पावर अभी भी बहुत ज्यादा हैं। और साथ ही साथ देखिए, गवर्नर जनरल कैन डिसअलाउ एनी क्वेश्चन, एडजॉर्नमेंट मोशन और एनी डिबेट। अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि किसी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर जवाब आंसर नहीं दिया जाना चाहिए, अगर कोई एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है, कोई स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है और उसको वो गवर्नर जनरल उसको डिसअलाउ कर देते हैं, या फिर अगर कोई डिबेट है, वो डिबेट करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट में, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं चाहते हैं, तो उस पर न तो डिबेट किया जा सकता है, न ही उस पर किसी भी प्रकार का एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है और न ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बाइकैमरलिज्म तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय के पावर को ज्यादा ही रखा गया। लेकिन इसमें संतुष्टि ये रही कि इसमें एक वोटिंग राइट मिला, कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिला, कुछ लोगों को। ये चीज ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था। इस 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। किनको मिला वोट देने का अधिकार? तो देखिए, वोटर्स शुड हैव लैंड रेवेन्यू ऑफ RS 3000, यानी ऐसे लोग जिन्होंने 3000 का लैंड रेवेन्यू दिया हो,
प्रॉपर्टी विथ रेंटल वैल्यू, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी से रेंट की अर्निंग हो रही हो, मतलब थोड़े धनी मानी व्यक्ति हो। टैक्सेबल इनकम, उनके पास जो इनकम हो उस पर वो टैक्स देते हो, तो टैक्स देने वाले लोग, लैंड रेवेन्यू देने वाले लोग, प्रॉपर्टी रखने वाले लोग, जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले मेंबर रह चुके हो, या फिर मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सीनेट, यानी कि यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर रहे हो। अब उस समय का सिस्टम होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कुछ प्रोफेसर या कोई ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग होंगे उनको भी ये राइट दिया गया। सर्टेन ऑफिस इन लोकल बॉडी और द स्पेसिफिक टाइटल, या तो ब्रिटिश सरकार ने उनको कोई स्पेसिफिक टाइटल दिया हुआ हो, या फिर लोकल बॉडी में यानी स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको कोई पद दिया गया हो, पोस्ट दिया गया हो। केवल इतने ही लोग वोट डाल सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि वोटिंग राइट पहली बार 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया, लेकिन यह वर्तमान की तरह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी सीमित लोगों को, यानी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, जो मैंने आपको संक्षेप में यहां पर बताया है। तो इस तरीके से वहां पर इलेक्शन की एक शुरुआत हो गई। और कुछ चेंजेस इस एक्ट के द्वारा हुए जिसको जानना जरूरी है। जैसे देखिए, पहली बार भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होनी चाहिए, ये बात इसी एक्ट में जिक्र किया गया था। फर्स्ट टाइम इट वाज मेंशन्ड दैट द पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और इसी कारण से फिर एक ली कमीशन, लॉर्ड ली कमीशन 1923 में बना। इन्होंने 24 में अपनी रिपोर्ट दी और 1926 में जाकर के भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1926। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज अच्छी तरह याद होना चाहिए। और पहली बार रॉस बर्कर जो है वो उसके चेयरमैन बनाए गए। रॉस बर्कर फर्स्ट जो पीएससी बनी थी 1926 में, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। रॉस बर्कर उसके अध्यक्ष थे। तो यहां पर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ये प्रावधान आया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होना चाहिए इंडिया में। तो ये क्रेडिट हम इसको दे सकते हैं। और क्या चीज है, तो प्रोवाइडेड दैट आफ्टर 10 years a statutory commission would be set up। और साथ में एक और बड़ी चीज की गई कि पहले से ही ये प्रावधान कर दिया गया, प्रोविजन वाज मेड दैट, कि अब प्रत्येक 10 साल में हम एक वैधानिक आयोग बनाएंगे जो ये देखेंगे कि इस एक्ट में क्या कमियां हैं, उसकी जांच करेंगे और जांच करके फिर से अपनी रिपोर्ट देंगे और हम उसमें सुधार करेंगे। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को खुश करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि जब बैकग्राउंड में हम बात कर रहे थे तो क्या बताया था, उस समय ब्रिटिश सरकार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी। साथ ही साथ भारत के भीतर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है मिल गए थे। साथ ही साथ आपने देखा कि जो फार्मर्स मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन सब कारणों से ब्रिटिश सरकार ये कोशिश कर रही थी कि वर्तमान में जो इंडियंस हैं उनको थोड़ा शांत किया जाए, उनको थोड़ा उनका जो गुस्सा है, उनका जो एग्रेशन उसे कम किया जाए। तो ये सब चेंजेस ला करके प्रोविंशियल लेवल पर चेंजेस ला करके, सेंट्रल लेवल पे चेंजेस ला करके उनके मस्तिष्क को, उनके दिमाग पर ये प्रभाव डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार आपकी हितैषी है, आपके फेवर में काम करना चाहती है, आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इन सब कारणों से ये जो एक्ट लाया गया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बहाने कई बदलाव आए देश के भीतर। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई कमियां रह गई और कई नई चीजें भी आई। जैसे आपने पढ़ा कि पहली बार भारत में डायरकी, यानी कि डायरकी मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के बीच बट गई चीजें, और वो प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी पहली बार आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी आया। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी वायस, ये एक नई चीज आई। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी वायस मतलब कैसे, तो देखिए सब्जेक्ट्स जो बांट दिए थे ना उन्हें, हमने बताया आपको, जरा पीछे मुड़ के देखेंगे, यानी कि आप जो पीछे की चीजों को पढ़ के देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि फेडरल
फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी बायस। जैसे अभी भी क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करते हैं, 3 लिस्ट में बांट देते हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए इसमें पहली बार सब्जेक्ट्स को बांटा गया था कि भाई सेंट्रल लेवल पर क्या क्या काम होना है वो यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, और प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो तय कर दिया गया था। तो कुछ सब्जेक्ट केवल प्रोविंसेस को काम करने होते थे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको यूनियन यानी सेंटर को काम करने थे। तो पहली बार ये चीज हुई, तो इसीलिए क्या हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। और यूनिटरी इसलिए क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे यानी कि जो वायसराय थे वो बहुत पावरफुल थे, वो प्रोविंसेस के किसी भी निर्णय को या गवर्नर के किसी भी निर्णय को बदल सकते थे। तो जरूरत पड़ने पर वो उस समय में भी यानी इस एक्ट में भी फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा जो सिस्टम था वो फेडरल स्ट्रक्चर में था और जरूरत पड़ने पर यूनिटरी बन सकता था। तो इसकी शुरुआत यानी आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहां से यहां देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप समझ गए। फिर एक चीज देखिए, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, या जो हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते थे, सभी जगह पर क्या होते थे कि इंडियंस लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और इस तरीके से भारतीयों को, इंडियंस को एक मौका मिला अपनी बात पहुंचाने का जो है ब्रिटिश क्राउन तक। तो ये एक चेंज यहां से जरूर देखने को मिलता है। और इलेक्शन जो है वो शुरू हो गया था। तो इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन शुरू जरूर हुआ लेकिन ये तो कोई यूनिवर्सल इलेक्शन नहीं था, सबको वोट देने का फायदा नहीं मिल पाता था, कॉमन मैन को कोई एडवांटेज नहीं मिला उससे। लेकिन हुआ, एक फायदा हुआ, क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा हुई, लोगों में एक जागरूकता आई, राजनीतिक जागरूकता कि अगर हम पावरफुल होंगे, अगर हमारा देश बनेगा, अगर हमें ऑटोनॉमी मिलेगी, अगर हमारा गवर्नमेंट होगा तो जो कॉमन मैन है उसे भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये सोच विकसित हुई। तो कहीं ना कहीं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कमी थी उसने लोगों में भी जो कॉमन मैन था, जो सामान्य व्यक्ति थे उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट किया। अच्छा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ थोड़ा सा। एक जो है इंडियन वुमेन्स जो इन शर्तों को पूरा कर सकती थी, जो महिलाएं, जैसे वो अगर वो लैंड रेवेन्यू दे रही हैं, अगर वो मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में कोई सीनेट के मेंबर हैं, अगर उनको कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का पुराना एक्सपीरियंस है या उनको कोई टाइटल दिया गया है, तो कुछ महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। तो आप यूं कह सकते हैं कि भारत में पहली बार इंडियन वुमेन, भारत में पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार इस 1919 के जो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है इससे मिला। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां हो जाती है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो इस एक्ट में कुछ बातें थी जिससे कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट डेवलप हो सकता था। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत घातक भी साबित हुई। कैसे? एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। भाई एक तो ऑलरेडी मुसलमानों को, मुस्लिमों को तो रिप्रेजेंटेशन दे ही रहे थे हम लोग, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से, अब सिखों को भी देना पड़ गया। तो इससे तो भारत के जो लोग थे वो विभाजित होते जा रहे थे, डिवाइडेड होते जा रहे थे, सब लोग अपने अपने हितों के बारे में सोचने लगे। और कम्युनल डिवीजन जो है ये अल्टीमेटली क्या करेगा, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको कमजोर करेगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस को कमजोर करने की एक चाल के रूप में भी आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप पूरे इस जो 1919 का जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको डिटेल में बताया, अगर उस पर आप एक नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से बहुत सी चीजें, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे आप देखेंगे बजट पर बहस किया जाना, जैसे आप देखेंगे कि जो आज अभी तो एडल्ट
फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उस समय लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सीमित लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इस एक्ट का प्रभाव देखा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव देखा जा सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1919 का एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण था और इसके विभिन्न प्रावधानों ने, डिफरेंट प्रोविजंस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर इंपैक्ट डाला। और इस तरह से ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जानकारी, एक सीमित जानकारी, मैं तो इसको भी बोलता हूं, भले ही आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर इस एक्ट को बहुत डिटेल में देखा जाए तो इसमें कई घंटे लग जाएंगे। मैंने इसे बहुत सीमित करके आपके सामने लाया है। तो आप लोगों ने हमारे इस लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और पीएससी की तैयारी में हम आपकी जितनी मदद कर सकेंगे जरूर करेंगे। और आप हमसे जुड़ेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।